अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में सिर्फ दो सूबा ऐसा है जहां मुसलमान मेजोरिटी में है, मुसलमानों की अक्सरियत है। एक कश्मीर जिसे सभी जानते हैं और दूसरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, जजीरा है और 32-30 जजीरे है जहां आबादी है। लक्षद्वीप में वो आबादी तो कश्मीर से ज्यादा है। लक्षद्वीप में 96% मुसलमानों की आबादी है और कश्मीर में तकरीबन 70-76% आबादी है। लेकिन जो लक्षद्वीप वो जजीरा है, बहुत महदूद आबादी है, बहुत कम लोग रहते हैं और बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग थलग है। केरला से सटा हुआ है, तहजीब सकाफत सब कुछ अलग है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कश्मीर के जोग्राफिया को बदलने की उसने कोशिश की, आर्टिकल 370 को हटा दिया और अब लक्षद्वीप के जोग्राफिया को, वहां की असलियत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग है। और इसी के लिए प्रफुल्ल पटेल जैसे शख्स को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि फिलहाल अदालत ने उनकी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। बहरहाल लक्षद्वीप में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, जोग्राफियाई क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जनाब सुहेल के साहब से। सुहेल के साहब लक्षद्वीप से करीब के जो अजला है केरला के, वहां से ताल्लुक रखते हैं। लक्षद्वीप की जोग्राफिया से, वहाँ की तारीख से, वहाँ की सियासत और समाज से अच्छी तरह वाकिफ है। इससे पहले भी मिलर टाइम्स पर आप उन्हें देख चुके हैं। सुहेल के साहब, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि लक्षद्वीप जो है वो उसकी तारीख क्या है? शुक्रिया शम्स साहब। बेसिकली लक्षद्वीप इंडिया के वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1956 में इसका जन्म हुआ था एज अ यूनियन टेरिटरी, एज अ सिस्टम के अंदर उसको इंडक्ट किया था और 1973 में रिसेंटली उसका नाम डाला गया था। उसके अंदर टोटल 36 जो है द्वीप है, जो आइलैंड कम्युनिटीज है। द्वीप यानी आइलैंड। उसके जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड में जो है इंसान रहते हैं। बाकी 26 जो आइलैंड्स है वो विदाउट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो ये 440 किलोमीटर के रेंज में है केरला से। जो नियरेस्ट लैंड मास है या इंडिया के मेन लैंड है, उससे सबसे करीब वाला आइलैंड 200 किलोमीटर और सबसे दूर वाला आइलैंड 440 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा लैंड को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है ये पूरा आइलैंड है। ये पूरा 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है जो पूरा आइलैंड को इकट्ठा करके 36 आइलैंड को इकट्ठा करके जो आपको मिलेगा। और कवरत्ती आइलैंड उसका कैपिटल है, जो मोदी गवर्नमेंट के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से एक है कवरत्ती आइलैंड। और उसके अंदर जो जबान बोला जाता है, एक है केरला के मलयालम जरूर बोलते हैं और दूसरा है जसेरी, जो द्वीप भाषा है, वहाँ के आइलैंड लैंग्वेज है। और उसके अलावा महल जैसा लैंग्वेजेस भी मिनिकोई द्वीप जैसा द्वीपों में से बोला जाता है। तो ये वहाँ के जो है इन जनरल उसका पिक्चर है। बहुत शुक्रिया। अभी वहाँ जो प्रफुल्ल पटेल जो वहाँ भेजे गए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, तो ये क्या कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से हंगामा बरपा है? किस तरह वहाँ के जोग्राफिया को तब्दील करना चाह रहे थे? किस बात को लेकर के तनाज़ुर हुआ? यस, असल में जो अभी जो रिसेंट ऑल ऑफ अ सडन जो प्रॉब्लम्स जो आए हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के वजह से नहीं है। ये पहले बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि बीजेपी गवर्नमेंट के एक आर्म है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको भेजा गया है। और जो भी पॉलिसीज है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और जो हुआ है वो नंबर 1 है, बेसिकली दिसंबर 19 को पहले बार उन्होंने जो है दिसंबर 5, 2019 को उनको पहले बार ये एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में उनको भेजा गया था। और वो आने के 14 डेज में ही उन्होंने जो है पहला जो सबोटाज या वहाँ के जो शांत होके जो समाज चल रहा था, ग्रीन जोन थे, वहाँ कोरोना नहीं था, उसको पूरा टॉपल किए उन्होंने। जो पहले जो क्वारंटाइन लॉस था वो 14 डेज का था। जो भी लक्षद्वीप के अंदर जाते हैं वो जहां से डिपार्चर है, जहां से वो बोर्ड करते हैं फ्लाइट या शिप, तो 14 डेज वहां पर रुक के फिर ठीक होने के बाद वो निकलना है लक्षद्वीप।
लेकिन वो आने के फौरन बाद उन्होंने बोला 14 डेज का जरूरत नहीं है, वो 7 डेज कर दिया, और सब लोगों के लिए भी 7 डेज नहीं है। तो वो रिलैक्सेशन के बाद जब देखते हैं दिसंबर 22 को जो नया SOP लाया, स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर, उसके बाद आप देखते हैं वहां पर कोरोना का जो तादाद है वो बहुत बढ़ गया। उस वक्त से लेके जो नया रेगुलेशंस जो आए हैं, वो तमाम रेगुलेशंस वहां पर हंगामा खड़ा किया है। बहुत सारे रेगुलेशंस है, जो रेगुलेशंस बहुत सारे ड्राफ्ट है और कुछ रेगुलेशंस है जो इम्प्लीमेंटेड है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है लक्षद्वीप में। अच्छा, तो और क्या इसकी वजह से मेन रीजन है, या और भी कुछ कह रहे हैं कि आबादी को मतलब डिसमिस करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम की आबादी यहाँ कम हो और कुछ ज्यादा मुसलमानों का यहाँ पर रूल ना हो, इसके अलावा जो इख्तियारात होते हैं वहाँ के उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही थी ऐसा, या पूरा जो तहजीब है, सकाफत है इस्लाम की, मुसलमानों की, उसको डाउन करने की। जैसे शराब के बारे में खबर आई कि शराब वहाँ इलीगल था, पाबंदी थी, उसे लीगल करार दे दिया गया। मीट के बारे में खबर आई कि मीट पर पाबंदी लग गई है, क्या सच्चाई है? बेसिकली 5-6 रेगुलेशंस है जो लाया गया है। नंबर 1 जो सबसे बड़ा लोगों का नींद खराब किया है, नंबर 1 वहाँ के लोगों का जो जॉब है, जो इनकम सोर्सेस है, उसके ऊपर उन्होंने हाथ लगाया। नंबर 1 है वहाँ के जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो उनके लिए एक बड़ा इनकम सोर्स है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलते थे। और वहाँ के जो लोकल जो ऑफिसर्स है, वहाँ के पूरा ऑफिसर्स में रिजर्व था लोकल्स के लिए, लेकिन अभी उसको ओपन कर दिया। ये पूरा लक्षद्वीप के गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बाहर से भी लोग आ सकते हैं। ये नंबर 1 लक्षद्वीप के अलावा जो पूरे है, इंडिया से कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी लोग आके काम कर सकते हैं। जो ग्रेड बी गैजेटेड पोस्ट है, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज से जो आते हैं, वो तो पहले से वैसे ही था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले रिजर्व किए थे लोकल नेटिव्स के लिए, जो लोकल जॉब, वहाँ के जो ऑफिसर्स के जो जॉब्स थे, नॉर्मल जॉब्स, वो जॉब्स भी ओपन कर दिया। और नंबर 1 नंबर 2 ये है कि वहाँ के लोगों में से सबसे ज्यादा लोग जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो लेते थे, गवर्नमेंट उसको स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि 100 ऑफ जॉब्स है जो नॉर्मली यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज को जो दिया जाता है इंडिया के मेनलैंड में, वहां पर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि वहां के लोकल वो कॉन्ट्रैक्ट लें, जैसा कि PWD का या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का या जो भी है, तो वो करते थे छोटे हिसाब से। लेकिन अभी उसको उन्होंने एक मैसिव यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट जो है स्प्लिट टेंडर के बजाय यूनिवर्सल टेंडर देना शुरू हो गया। उसके बाद ये हुआ कि मेजर कंपनी जैसा कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, वो लोग आके जो है पूरा जो है उनके लोकल कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब्स है वो खत्म कर दिया। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा है वहां के जो अक्सर लोग फिशरीज रिलेटेड या फिशिंग इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स है, तो उनका अपना बोट्स होते हैं, उनके अपने फिशिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। ये तमाम चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया इस मायने में कि इनके जो चीजों को स्टोर करने का जो जगह था, जैसा कि शेड्स था वहां पर, वो पूरा शेड्स को उन्होंने तोड़ दिया। बोले ये बोल के वहां पर जो कोस्ट का जो लॉस है उसके खिलाफ है, कोस्टल रूल्स के खिलाफ है। इस तरीके से बहुत सारे चीज उन्होंने जो है किया है। उसके अलावा अमूल मिल्क, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो लोकल जो डायरी इंडस्ट्री है उसको खत्म करके उन्होंने बोला कि एक नया ऑर्डर जो गुजरात के अमूल आनंद मिल्की यूनियन लिमिटेड के प्रोडक्ट्स है उसका जो है आउटलेट्स खोलना चाहिए। उसके अलावा लिकर 23/2/2021 का जो ऑर्डर है उसमें बताया था कि लिकर डिस्ट्रीब्यूशन परमिट किया जाएगा वो जगह पर। तो बेसिकली ये एक ऐसा जगह पर जहां पर बिल्कुल लोगों के जो पीसफुल माहौल है उसको उन्होंने पूरा तरीके से खत्म किया। मैं उसके तफसीलात में और भी जाऊंगा डिस्कशन के आगे में। जी ओके, एक और मामला है कि वहाँ का जो हाई कोर्ट जो है, जैसे हाई कोर्ट के लिए केरला हाई कोर्ट से रुजू किया जाता था, अब तक वहीं सारे मामले डील होते थे, क्योंकि लक्षद्वीप के पास हाई कोर्ट नहीं है, तब उसको कर्नाटक हाई कोर्ट ले जाने की बातचीत हो रही है। ये क्या है? ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर ने ही ये बताया है कि ये बेसिकली रूमर है, अभी इस तरीके से कुछ होगा नहीं। केरला हाई कोर्ट ही उसको डील किया जाएगा। अभी तक केसेस पूरा केरला हाई कोर्ट में ही डील हो रहा है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है।
अच्छा, ये लक्षद्वीप की जो पूरी जो जोग्राफिया है, वहाँ का जो कल्चर है, वो पूरा इससे केरला से मिलता है, कर्नाटक से उसका कुछ ताल्लुक संबंध? नहीं, कर्नाटक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पूरा आप जानते हैं 1956 के पहले जो लक्षद्वीप के जो कैपिटल था वो कैलिकट था। हमारे जो मलबार रीजन में जो कैलिकट है, कोझिकोड है, वो उसका कैपिटल हुआ करता था और जो भी चीजें हैं वो यहाँ से करते थे। उसके अलावा अभी 1956 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उसका, वो वेलिंगटन आइलैंड में है, जो एर्नाकुलम में है, कोच्चि सिटी में है। तो पूरा केरला से रिलेटेड है और उनके जो हाई कोर्ट है वो केरला हाई कोर्ट है। जो लक्षद्वीप के जो हाईकोर्ट है, केरला हाईकोर्ट है। तो इस तरीके से केरला से बहुत ही जो है साथ रहते हैं ये एरिया। और जब ये प्रॉब्लम हुआ, जो सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो उसको रेड फ्लैग किया, ये पूरा इंसिडेंट को लेके जो वहां के लोगों का जो बेचैनी है उसके साथ जो खड़ा हुआ, वो असेंबली केरला असेंबली था। अच्छा, लक्षद्वीप एक यूटी है, तो क्या वहाँ के लोगों की एक मांग है कि इसे मुस्तकिल स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये यूटी न रहे, कि ताकि वहाँ के लोग चुनाव करें, अपना चीफ मिनिस्टर चुने, अपने एमएलए मुंतखब करें? ऐसी कुछ है मांग वहाँ के लोगों की? उस तरीके का बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंसेस या छोटे छोटे डिमांड्स और मूवमेंट्स इसके पहले हुआ था। उसके नतीजा है कि वहां पर आप जानते हैं जो है पंचायत एक इकलौता जो जो इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक बॉडी है, जो हम बोल सकते हैं लोगों के बिल के हिसाब से जो होते हैं, वो वहां के पंचायत है। और बाकी जो चीजें हैं वो सब पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आते हैं। और वहां के लोग अब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इसके पहले जब ये प्रफुल्ल पटेल जो नया आदमी आए, जो नया एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पहुंचने के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके बारे में किसी को कंप्लेन नहीं था। वो अब तक कोई जो किसी के बारे में कंप्लेन नहीं था, लेकिन अब तक का पूरा जो है रिवायत को तोड़ के उन्होंने एक नया रिवायत लाया है कि आईएएस ऑफिसर नहीं होगा, जो है कोई रिलेशन नहीं है सिविल सर्विस से, फिर भी उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा। ये बिल्कुल लोगों को बेचैनी में डाला है। अच्छा सुहेल साहब, प्रफुल्ल पटेल का मकसद क्या था इस तरह की तब्दीली लाने का, चेंजेस लाने का? वहाँ क्या मकसद है, एजेंडा क्या हुआ उनका पीछे? बेसिकली एजेंडा जो है नंबर 1 जो ऑन इट्स फेस वैल्यू, वो जो हमें समझ में आता है वो टूरिज्म है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ के झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जैसा कि वहाँ के जो मिनरल्स और जो लैंड के अंदर जो भी जो है रिसोर्सेस है, उसको जो है पूरा एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के आदिवासी को, वहाँ के एसटीज को और एससीज को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि वो लोग बैकवर्ड है, डिसएम्पावर्ड है, सॉफ्ट है, उन लोगों को निकालना बहुत आसान काम है। उसी तरीके से यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो लोकल एसटीज, बेसिकली ये लोग मुसलमान के हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखे तो ये लोग बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वहां से निकाल के करने के जो काम है, ये है नंबर 1। उसके बाद वहाँ के लोगों का मतलब वहाँ के जो लोग हैं जो मुसलमान, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब है। और वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो रिजर्वेशन है वो मिला हुआ है वहाँ के लोगों को? आपका वॉइस ब्रेक हुआ, क्या बोले? शेड्यूल्ड ट्राइब के जो राइट्स है, जैसे रिजर्वेशन है, सारी चीजें हैं, वो मिली हुई है उन लोगों को? पूरा मिले हुए हैं उनको, जो है वो पूरा चीज मिले हुए हैं। एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब वो लोग माना जाता है। और आप देखते हैं ये जो लॉ है, इसके पीछे जो जरूर इसके पीछे एक सांप्रदायिकता या जो है रिलीजियस एंगल को लाया गया है। और ये पूरा डिस्कशन को उस तर्ज में लेके जाने के लिए ही जो बीफ बैन और लिकर की बातचीत उसके बीच में डाला गया है। हालांकि जो टूरिज्म अगर आपको बढ़ावा देना है, तो टूरिज्म के लिए टूरिस्ट लोगों को चाहिए बीफ, उनको बारबेक्यू करने के लिए, उनको जो है आग में भून के उनको खाने के लिए, ये सब उनको चाहिए। जहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, ये जगह पर बीफ मिलेगा आपको, ये तमाम चीज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये लाया गया है पूरे डिस्कशन को हिंदू मुस्लिम करने के लिए होगा,
उसके अलावा और कोई जो है कारण हमें नहीं दिखते हैं। बेसिकली एआर है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग जो है बताया है। LDAR लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 है जो ड्राफ्ट है। बेसिकली अप्रैल 28, 2021 को रिसेंटली मतलब 1 महीने पहले उसको ड्राफ्ट करके लाया गया है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा तरीके से और अथॉरिटी देते हैं लोगों को रिलोकेट करने के लिए, लोगों के प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए विदाउट एनी नोटिफिकेशन लोगों से बोल सकते हैं आप आपका घर से निकलिए। तो ये जो है बुनियादी राइट्स है, जो एसटीज का जो राइट है, अपने जमीन के ऊपर जो राइट्स है, उनको जो है आजादी जो बोलते हैं हम लोग, अपने जो है जो 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 जिंदगी बिताने का जो बेसिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर सवाल खड़ा किया है। नंबर 1 LDAR बेसिकली। और उसके अलावा जो लॉस है, पंचायत रेगुलेशन एक्ट है जो 2022 मई 25 को जो है ड्राफ्ट किया है। ये लॉ बेसिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जिला पंचायत को और जो है उनके पूरा जो अधिकार है उसको कर्टेल करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी की तरफ लेके जाने का एक जो है एक बड़ा प्लान है इसके पीछे, ये वहां के लोगों का कहना है। तो उसी में बताया गया कि एन क्लॉज, जिसके अंदर जो इलेक्शन में खड़ा होगा जिला पंचायत या वहां के लोकल बॉडी इलेक्शंस में, तो उनको 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली उसके पीछे एजेंडा बहुत साफ है। इंडिया के अंदर जो भी बीजेपी कैंडिडेट्स है उनका भी आप बच्चों को देखेंगे 50% से अबाउ बीजेपी एमपीज को 3 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये जो लॉ है ये बेसिकली वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है उनको साइडलाइन करने के लिए है, उनको ताकि इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कोई भी ना हो। और उसमें ये भी 2 वाइफ के बारे में बताया कि 1 से ज्यादा वाइफ अगर हो तो भी जो है कर्टेल किया जाएगा उनका जो है इलेक्शन में खड़ा होने का। ये नंबर 2 लॉ है। उसके अलावा एक्ट है जो गुंडा एक्ट है, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन एक्ट, ये जनवरी 28, 2021 को ये ड्राफ्ट गया था। ये सब अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिर्फ ड्राफ्टेड है। तो ड्राफ्टेड है तो लोगों से ये पूछा गया कि आपका राय बताएं। तो अभी कोर्ट में ये लोग गए हैं, ये बताया है कि कोर्ट में कि हमें टाइम नहीं दिया, नंबर 1 हमारा राय बताने के लिए। नंबर 2 प्रॉब्लम यह है कि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज या हमारे लोकल लैंग्वेज में ये नहीं है। ये जो ड्राफ्ट है ये इंग्लिश जबान में है, इसलिए लोकल को समझना मुश्किल है। तो ये 2 कारण की वजह से केरला हाईकोर्ट में ये केस लेके गए हैं। जरूर केरला हाईकोर्ट ने जो भी मांगा गया है वो तमाम चीजों को उन्होंने पॉजिटिवली ही लिया है। जैसा कि मैंने बताया था, इसके अलावा जो लॉस या जो ड्राफ्ट है उसमें बीफ के बारे में है जो आपके सामने है। लेकिन ये सब मैं समझता हूँ कि पूरा जो डिस्कोर्स है उसको बदलने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए ही है। और कोई जो लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के जो बीफ बैन का जो लॉ है उसको एज इट इज लाया गया, कॉपी पेस्ट है। बेसिकली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको ड्राफ्ट किया था। डिक्टो है, जो भी जो है प्रोजेनी ऑफ काउस है और उस काउ है उसको बैन किया जाता है, उसको स्लॉटर का। तो ये सब मेरा ख्याल में बुनियादी टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको भी अभी कोर्ट ने समझ के कर्टेल किया है, उसको खत्म किया है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट जरूर इसको जो है कॉग्निजेंस लेगा और उसको खत्म किया जाए करेगा हर चीज को। ओके, आखिर 1-2 सवाल रह गए हैं। अभी खबर आई है कल परसों कि हाई कोर्ट ने फिलहाल जो एक्टिविटीज है एडमिनिस्ट्रेशन की उस पर पाबंदी लगा दी है कि नई तरमीम करने का इनको राइट्स हासिल नहीं। तो ये जो खबर है इसमें क्या सदाकत है और मतलब किस तरह की खबर है? क्या पाबंदी ऐसे लगी है कि आप वो नहीं कर पाएंगे या वक्ती तौर पर इनको रोका गया है? बेसिकली उस तरीके का मतलब वो जो आप जो बताए हैं जिसका जिक्र आपने किया था वो 28 मई 2021 का बेसिकली एक PIL है। इसके पहले जो बताया मतलब डाला गया था वो KP नौशाद अली जो कांग्रेस पॉलिटिशियन है उनके तरफ से था। और केरला हाईकोर्ट ने बताया कि हम जो है ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करंट ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जो LDAR है उसको हम अभी कर्टेल नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ एक ड्राफ्ट है
वो पॉलिसी मैटर है, बाद में देखा जाएगा। ये जो है पहला ऑर्डर है जो हमारे सामने है, जो हमारे लिए मतलब एक्सपेक्टेड था। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया, कल का जो ड्राफ्ट मतलब जो नया ऑर्डर है 23 जून 2021 का, केरला हाईकोर्ट ने स्टे किया है दो चीज को। एक है डायरी फार्म्स को खत्म करने का जो बात है, जो ऑर्डर है, और मीट जो स्कूल चिल्ड्रंस के डाइट के अंदर वो निकालने की जो ऑर्डर है, ये दोनों को हाई कोर्ट ने स्टे किया है। तो ये बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर है ये दो, लेकिन जो मैंने आपको गिनाया है 6 अलग अलग ऑर्डर्स, वो अभी सिर्फ वो ऑर्डर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है। वो अब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं किया, उस वक्त देखा जाएगा जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब। ओके, लक्षद्वीप से जुड़ी एक खबर आयशा सुल्तान की आई, बहुत ज्यादा सुर्खियों में। टुडे से वहां उस पर उसके खिलाफ सेडिशन के चार्ज लगे और महज एक टीवी शो में उसने कुछ तबसरा किया था प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ। क्या मामला पूरा? और जो केस करने वाले तो भी बीजेपी के लीडर मुसलमान ही थे। जी, आपके वॉइस ब्रेक हुआ। मैं कह रहा हूँ कि लक्षद्वीप से जुड़ी एक खबर आयशा सुल्तान की रही है। आयशा सुल्तान वहां के टुडे से उस पर सेडिशन का चार्ज लगा और टीवी शो में उसने कुछ कहा था प्रफुल्ल पटेल को लेकर के, और जो केस करने वाले हैं वो सब भी मुसलमान ही थे जो बीजेपी लीडर्स हैं। बेसिकली प्रफुल्ल पटेल के बारे में जो मतलब वो इंडिया एक ऑटोक्रेटिक मोनार्क नहीं है, या मोनार्किक सिस्टम के अंदर ये फ्रीज हुआ है क्या? वीडियो फ्रीज हुआ है क्या? वीडियो बराबर आ रहा है क्या? आ रहा कंटिन्यू। ठीक है, तो ये इंडिया एक ऑटोक्रेटिक मोनार्क नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या जो है नॉर्मल स्टेट हो। तो इंडिया के अंदर कोई भी आदमी एग्जिस्टिंग जो ब्यूरोक्रेट्स है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक राइट्स। उसको कर्टेल करते हुए जो इसके पहले जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पहले जो भी मूव्स किया है, उसके खिलाफ सख्त अल्फाज में आप देख सकते हैं। पिछले जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट है विनोद दुआ के सिलसिले में, उसके अलावा जो पिंजरा तोड़ के प्रवक्ता और उसके अलावा आसिफ इकबाल तनहा के खिलाफ जो मतलब जो केस था, वो केस के जजमेंट्स में जो वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने बताया है कि कभी भी जो स्ट्रिंजेंट लॉस है जैसा कि सेडिशन है या जो है यूएपीए टेररिज्म एंटी टेरर लॉस, को मिसयूज करने के खिलाफ बहुत अच्छे अंदाज में तंबी किया है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सेम किया है। बहुत सारे जजमेंट इसके खिलाफ, उसके बारे में। इवन सूरत गुजरात में भी जो है जजमेंट है जो टेररिज्म केसेस में रिसेंटली। तो बेसिकली जो लक्षद्वीप के अंदर जो फिल्म डायरेक्टर है आयशा सुल्ताना, उनके खिलाफ जो केस है ये जरूर इसी स्ट्रीम में है जो भी एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त, सीए प्रोटेस्ट के वक्त जो पीसफुल अंदाज में जो भी लोगों ने जो है एहतजाज किया है, उसके खिलाफ जो इन्होंने वायलेंट तरीके से उसको क्रश किया है स्टेट के तरफ से, यानी संघ परिवार ने जो किया था, ये जो है ये मेरा ख्याल में विथस्टैंड नहीं करेगा। एक नया प्रेसिडेंट जो है कोर्ट में शुरू हुआ है कि जो भी मिसयूज ऑफ पावर है, स्टेट पावर है, उसके खिलाफ कोर्ट ने ही जो है उंगली उठाना शुरू हो गया है। वो अभी जो है जल्दी ही केरला हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट में भी आयशा सुल्ताना के खिलाफ जो नया केस है, जो म्यूट करने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ जरूर कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सुहेल केके साहब। आप कोयल हिल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खास बातचीत की। कोई और खास बात अगर रह गई हो हमारी गुफ्तगू में और लक्षद्वीप से अगर अहम हो तो आप बता सकते हैं, आपके पास टाइम है। थैंक यू। ओके, तो आप थे सुहेल केके साहब जिन्होंने लक्षद्वीप के मुद्दे पर खास बातचीत की और बताया कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, जोग्राफिया क्या है और क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में अगर आपके जहन में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी सुहेल केके साहब से किसी और मुद्दे पर। अल्लाह हाफिज।